इंग्लिश में हमारा मॉडल्स ऑलमोस्ट हो गया था, बस लास्ट के 2 टॉपिक रह गए, छोटे छोटे से हैं। लास्ट टॉपिक क्या करा तुमने मॉडल्स में? हम्म, कौन सा? हैड प्लस वुड हैव। हैड और वुड हैव आपका कहाँ यूज होता है? हैड और वुड हैड प्लस वुड हैव आपके, हैड जो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज बनाएगा और वुड हैव आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, जो आपको डिस्क्राइब करेगा आपका वुड हैव, जो पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शंस है उन्हें शो करेगा वुड हैव। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो कंप्लीट बताएगी जो काम करना था पर वो हुआ, जो काम करना था, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताएगा वो काम नहीं हुआ, अनफुलफिल्ड एक्शंस बताएगा, ठीक है। तो हमने इसके एग्जांपल्स कर लिए थे। इफ आई हैड गॉन टू करोल बाग आई वुड हैव परचेज्ड अ रिंग। अगर मैं करोल बाग जाता तो मैं एक रिंग खरीद कर जरूर लाता या लाती, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अगर मैं जाता बट मैं नहीं गया, ठीक है। और अगर मैं जाता तो लेकर आता, जो पास्ट में एक्शन मुझे करना था पर वो फुलफिल नहीं हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है अब आपका, अब डालो हेडिंग फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। डिफरेंशिएट कर लेना दोनों के बीच में, जैसे एक तरफ फाइनाइट वर्ब्स डाल लो और एक तरफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स डाल लो। यहाँ पे आपके मॉडल्स के अंदर जो नॉर्मली ये चीज है ना, मॉडल्स वो कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, ठीक है। इन सब के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, और जो सेमी मॉडल्स वर्ब्स थी वो हम पढ़ेंगे, जो हमने नीड और डेयर पढ़ा था ना वो पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स में देखो क्या आता है। फाइनाइट वर्ब्स के अंदर क्या है, ही अटेंड्स द क्लास, कि उसने क्लास अटेंड करी, एक ही वर्ब है, ठीक है। ही अटेंड द क्लास, जूम मीटिंग ऑन है, अगर किसी को ज्वाइन कर रहा है तो वो कर सकता है। ही अटेंड्स द क्लास, इसके अंदर एक ही वर्ब है, कौन सी है वो वर्ब? अटेंड, ठीक है। ही अटेंडेड द क्लास, अटेंडेड, तो ये हो गई फाइनाइट वर्ब, जिसके अंदर एक, दोज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस आर नोन एज फाइनाइट वर्ब्स। वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी है और टेंस के अकॉर्डिंग भी है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। लिख लो, दोज वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स दोज वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। जो वर्ब्स जो है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा, ही अटेंड्स द क्लास, तो ही अटेंड्स द क्लास, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी सेंटेंस को देखते हुए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा, ही अटेंडेड द क्लास, अटेंडेड द क्लास, वर्ब चेंज हो गई, टेंस चेंज हो गया, वर्ब तो वही है बट टेंस चेंज हो गया उसी वर्ब के अंदर। इज इट क्लियर? उसे कहते हैं, जैसे ही इज अटेंडिंग द क्लास, तो ही इज अ हेल्पिंग वर्ब, और अटेंडिंग हो गया वो वर्ब, तो जो सब्जेक्ट है, लाइक इन द सेंस कि ही इज अटेंडिंग द क्लास, जो वर्ब है वो तो सही है बट उसी के अंदर हमने टेंस को ऐड कर दिया, ही इज अटेंडिंग द क्लास। इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, जो अटेंडिंग है ना उसको मेन वर्ब कहेंगे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज मेन वर्ब्स। जो वर्ब टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर? फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, देखो अब मैं एग्जांपल देती हूँ। क्या कहते हैं, अब ये वाली जो क्या कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो वाली वर्ब्स होती हैं जो फाइनाइट के अपोजिट होती है, ना ही उनका कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ना ही वो सब्जेक्ट के थ्रू गवर्नड होती है। अगर सब्जेक्ट पास्ट में है तो ऐसा नहीं कि वो वर्ब चेंज हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी, ना ही उसको टेंस से कोई मतलब होता है, ठीक है। ना ही वो टेंस के अकॉर्डिंग चलती है और ना ही वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ, यू कम हेयर टू अटेंड द क्लास, अब इसमें दो वर्ब्स है, यू कम, कम इज ऑल्सो अ वर्ब और अटेंड इज ऑल्सो अ वर्ब। बट अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यू कम हेयर टू अटेंड द क्लास, कम का मतलब है प्रेजेंट, कि आप लोग आए हो क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी क्लास ओवर है, यू केम हेयर टू अटेंड द क्लास, तो जो मेन फर्स्ट वर्ब है कम, उसे हम टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, जो पीछे वाली वर्ब है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। समझ में आया?
You come here to attend the class. Come is a verb and attend is non-finite verb. जो verb change नहीं हो रही subject के according और tense के according, वो हो गई non-finite verbs. और उसके अंदर दो verb given होंगी. ठीक है, दो verbs given होगी, एक change हो जाएगी और एक change नहीं होगी. जो change नहीं होगी वो non-finite verbs है. Is it clear? You came here to attend the class. अब मैंने इसको past में कर दिया. तुम यहाँ पर आए थे क्लास अटेंड करने के लिए, तो यू केम मैंने कम के साथ चेंज करा है, ना कि अटेंड के साथ चेंज करा है. ठीक है, फिर यू हैव कम हेयर टू अटेंड द क्लास. यू हैव कम हेयर, तो यू हैव कम हेयर टू अटेंड द क्लास. इसका मतलब क्या है कि ये किस में चल रहा है? यू हैव कम हेयर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हैव की. हैव जो होगा क्या होगा? यू हैव कम हेयर टू अटेंड द क्लास. और साथ में जब किसी वर्ब के साथ टू आ जाता है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाती हैं. ये भी लिख लो. जैसे हमने एग्जांपल नोट करा है, यू आर कमिंग हेयर टू अटेंड द क्लास, तो टू अटेंड, ठीक है, यू कम हेयर टू अटेंड द क्लास, टू अटेंड, तो नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले आता है टू. ठीक है, वो वर्ब्स, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो. The verb which is neither governed by subject nor by tense, जो ना ही subject और ना ही tense के थ्रू govern की जाती है, उसे कहते हैं non finite verbs. Is it clear? The verb which is neither governed by subject nor by tense. समझ में आया? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्लियर हो गया. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पहचान ये की भी कि वर्ब के आगे टू आ जाएगा. जिस वर्ब के आगे टू आ जाएगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गई. ठीक है, टू के बाद क्योंकि क्या आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इस चीज का भी ध्यान रखना. ये टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग. नेक्स्ट डिफरेंस लिखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का. बीच में डिफरेंशिएट बनाना, जैसे इसका बनाया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का. डिफरेंशिएट से ना आपको पढ़ने में इजी रहेगा. हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमें किस लिए हेल्प करता है? हेल्पिंग वर्ब में पहले बताओ होती कौन सी है? डू, डज होती है, डिड होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल हैव, shall have, had have, ठीक है, सॉरी had been, ये सारी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमें क्या जानने में हेल्प करती है? टेंस. अभी मैंने क्या बताया? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी. इससे हमें क्या पता चलता है कि टेंस कौन सा यूज हुआ है इसके अंदर, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा टेंस को जानने में हेल्प करती है. ठीक है, और मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा उसके एक्शन को, उसके मीनिंग को जानने में हेल्प करती है. जैसे ही अटेंडेड द क्लास, तो अटेंड क्या, एक्शन क्या करा है? अटेंड करा है ना क्लास. तो मेन वर्ब जो होती है हमें एक्शन बताती है. ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट. तो गोइंग क्या है? मेन वर्ब होगी क्योंकि वो एक्शन बता रही है. ठीक है, मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा एक्शन के बारे में बताती है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन हो चुका है. फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होती है. हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा लिखी नहीं जाती है, ये पता है? जैसे ही अटेंड्स द क्लास, तो हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं गई ना इसके अंदर. इसके अंदर डायरेक्ट क्या है? मेन वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा लिखी नहीं जाती है. अगर सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी हम सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, ठीक है. जैसे गो आउट, तो गो आउट एक क्या है? गो एक तरह से मेन वर्ब हो गई हमारी. ठीक है, गो वेयर, तो आउट क्या हो गया? एडवर्बियल. तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो हर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बट मेन वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं. नॉट, आर, नीदर, राइट बिफोर और आफ्टर द मेन वर्ब्स. मतलब कोई भी सेंटेंस हम मेन वर्ब के बिना नहीं लिख सकते. जैसे हमने एक सिंपल छोटा सा दो वर्ड का सेंटेंस लिखा, आई नो यू या गो आउट. आई नो यू मतलब नो क्या है? हमारी मेन वर्ब है. ठीक है, गो आउट, गो क्या है? हमारा मेन वर्ब है. इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है कहीं पे? नहीं है. कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम बिना हेल्पिंग वर्ब्स के बना तो सकते हैं, बट बिना मेन वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म
नहीं कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है वो क्वेश्चन बनाने में यूज करती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ही अटेंड द क्लास, तो डज ही अटेंड द क्लास, हेल्पिंग वर्ब मोस्टली अगर हम सिंपल सेंटेंस के अंदर देखें तो वो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करती है। और क्या कहते हैं, और जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चन जब मेन वर्ब के अंदर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो मेन वर्ब भी चाहिए होती है और हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे यू डू नॉट अटेंड द क्लास, यू डू नॉट अटेंड द क्लास, तो डू नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग, डू नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्कशिप क्या, अटेंड क्या हो गया, मेन वर्ब। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर मेन वर्ब के अंदर जो होता है वो मेन वर्ब से ना ही पहले नॉट लिखा जाता है और ना ही बाद में नॉट लिखा जाता है। नोट आर नीदर राइट बिफोर और आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले बिना हेल्पिंग वर्ब के। मतलब अगर आप कोई सेंटेंस नेगेटिव में बना रहे हो मेन वर्ब वाले के अंदर, कोई सेंटेंस जैसे आपने मैंने बोला कि यू डू नॉट अटेंड द क्लास, तो इसके अंदर जो आप नॉट लगाओगे वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगाओगे। इज इट क्लियर? जब आप मेन वर्ब के थ्रू अगर आप सेंटेंस बना रहे हो नेगेटिव के अंदर या क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी है। ठीक है, डू यू नॉट अटेंड द क्लास, यू डू नॉट अटेंड द क्लास। समझ में आ रहा है कि कोई भी सेंटेंस हो चाहे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, अगर उस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बनाना है, इंटरोगेटिव में बनाना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर बनाना है, तो यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? उसके बाद जैसे अब हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब मोस्टली क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होती है और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होती है। अब देखो, डू यू राइट अ लेटर, तो ये क्या हो गया, अब मैं बोलती यू राइट अ लेटर, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब मुझे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना था तो मुझे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी है। अब मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगी, यू डू नॉट राइट अ लेटर, डू यू नॉट राइट द लेटर। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? वर्ब जो होती है उसके अंदर दो तरह की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। इज इट क्लियर? जो एक्शन में रहेगी वो मेन वर्ब रहेगी और जो बीइंग, जो टेंस के बारे में बताएगी वो क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? और पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब जरूरत नहीं होती। ये तो पता ही है, कॉमन सेंस है कि पास्ट और प्रेजेंट में, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है और पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है, बट फ्यूचर के अंदर हमें सिंपल सेंटेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल शेल। विल शेल का अगर हमें यूज करना है, हमें फ्यूचर में सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन से टेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव, कौन से ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो वो आंसर क्या आएगा, फ्यूचर। इज इट क्लियर? अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस होंगे आपके। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आपका मॉडल्स जो है बेसिकली कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं सेमी मॉडल्स पे, जो हमने पढ़े थे, नीड और डेयर लिखवाए थे ना मैंने, कि नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह और कौन से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह, दोनों की तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहले लिखो नीड, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, जरूरत, है ना। तो अब वो बना लो, डिफरेंशिएट बना लो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और साइड में लिख लो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब 3 रोज बना लो, ऐसे और ऐसे। यहां लिखो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड सेंटेंसेस। यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तीनों सेंटेंस के अंदर हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इस तरह से बना लो अपना। अब मैं इनके एग्जाम्पल लिखूंगी कि हमें अभी इसी के अंदर, नीड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, साथ में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इस तरह से बना लो, फिर मेन वर्ब के अंदर बन गया। मेन वर्ब के अंदर लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस में, यू नीड टू टेक मेडिसिन। यू नीड टू टेक मेडिसिन के अंदर बताओ कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। नीड है फाइनाइट और टेक है नॉन फाइनाइट। हाँ, तो नीड क्या है, हमारी मेन वर्ब भी हो गई, ठीक है, और एक मॉडल भी हो गया एक तरह से, कि इसकी जरूरत है,
दिस इज मैंडेटरी, यू नीड टू, कि तुम्हारी जरूरत है दवाई लेना, ठीक है। तो यू नीड टू टेक, मैंने क्या बताया, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो सब्जेक्ट से जो वर्ब जो है जो सब्जेक्ट से ना ही अफेक्ट हो रही है ना ही उसके टेंस से अफेक्ट हो रही है, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो टू टेक, अगर मैं यू नीड की जगह मैं इसके अंदर यू डू नॉट नीड कुछ भी लगा लू, डू यू नीड, तो नीड तो वही रहेगा ना, मतलब टू टेक तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे यू नीड टू टेक मेडिसिन, जिस चीज की हमें जरूरत है, हम इसको नीड को हम एडवाइस देने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। एडवाइस भी दे रहे हैं और एक तरह से बता सकते हैं कि हम तुम्हारी जरूरत ये है, यू नीड टू स्टडी हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड, कि तुम्हें अगर एग्जाम क्लियर करना है, फॉर क्लियरिंग द एग्जाम यू नीड टू स्टडी हार्ड, कि तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इज इट क्लियर? एफर्मेटिव में आगे यू नीड टू टेक मेडिसिन, और नीड क्या है इसमें, हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाऊं इसका, यू डू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई डू नॉट, ठीक है, और नीड हो गई मेन वर्ब, और टू टेक हो गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। और देखो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा, एफर्मेटिव वाला जो सेंटेंस है, उसके अंदर हेल्प, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, तो हमें उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी है। और दूसरे वाले के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वो किस में है, नेगेटिव में है। फिर उसके बाद डू यू नीड टू टेक मेडिसिन, तो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी डू इज अ हेल्पिंग वर्ब, और नीड क्या है हमारी मेन वर्ब, और टू टेक नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और इसके अंदर हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डू, ठीक है। डन। नीड का मतलब समझ में आया, इसको हम यूज कहां कर सकते हैं, जो चीज कंपलसरी है और तुम्हारी उस बॉडी उस चीज को मांग रही है, तुम्हारी नीड्स वो है, या तुम्हारा मेंटली पीस, तुम अगर मेंटली पीस चाहिए तो यू नीड टू रिलीज योर स्ट्रेस, ठीक है, यू नीड टू गो आउट, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना, साइकोलॉजी के डॉक्टर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपको यहाँ का हवा पानी सूट नहीं कर रहा है, आपको स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बाहर घूम कर आओ, तो वो एडवाइस भी कर रहे हैं और बताते भी कि तुम्हारे सेहत के लिए ये चीज जरूरी है। इज इट क्लियर? एडवाइस भी आएगा इसके अंदर, और जो चीज मैंडेटरी है तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। शुड का मतलब क्या हो गया, जहां तुम्हें एडवाइस देनी है। मस्ट में भी तुम एडवाइस देते हो, बट वो तुम्हें काम करना जरूरी है, उससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट नीड का मतलब ये है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और तुम्हें सामने वाले को सजेशन भी देना है। समझ में आया तीनों का? अब आ जाओ डेयर। डेयर का मतलब हिम्मत करना। ट्रूथ एंड डेयर सबने ही खेला होगा कि तुम्हारे में हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, डेयर। अब इसके अंदर भी सेम यही पैटर्न बना लो। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव के अंदर पहला सेंटेंस लिखो, यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स। यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स। तुम्हारे अंदर क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स मतलब जैसे ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जैसे आपको ट्रूथ डेयर मिल गया, तुम्हें जाके अपने एल्डर्स को, बड़ों को उल्टा जवाब देना है या वापस आंसर करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, हिम्मत होनी है ना, तुम्हें एक डेयर मिल गया है, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखो हेल्पिंग वर्ब कहीं यूज हुई है। अब इसमें मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, टू आंसर इज द नॉन फाइनाइट वर्ब एंड डेयर इज द मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि और फिर अब नेगेटिव में इसका बनाओ, यू डू नॉट डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स। तो इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, अब डू नॉट। डू नॉट इज योर हेल्पिंग वर्ब, डेयर इज योर मेन और फाइनाइट वर्ब्स, टू आंसर इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इज इट क्लियर? देन हेल्पिंग वर्ब में लिख लोगे
डू नॉट इज योर हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के अंदर, इसके अंदर हमें और भी लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंदर अगर इसमें बनाए तो डेयर नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब ही देखेंगे। डेयर नॉट क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगर डेयर नॉट के बाद अब मैं इसके अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब हटाना चाहूं, एक तरह से डू हटाना चाहूं, तो कैसे बनाऊंगी? यू डू नॉट डेयर टू आंसर योर एल्डर्स, ये तो आपका मेन वर्ब के साथ हो गया जिसमें आपकी मेन वर्ब आ रही है। अब मुझे यू डेयर नॉट आंसर योर बैक योर एल्डर्स, यू डेयर नॉट क्या बन गई आपकी? हेल्पिंग वर्ब बन गई, ठीक है। और आंसर की पहले क्या हट गया? टू हट गया, तो टू हट गया, इसका मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर टेंस चेंज होता है तो वो किस में चेंज होगा? फिर आंसर में, ठीक है। यू डेयर नॉट आंसर्ड बैक योर एल्डर्स, समझ में आया? यू डेयर आंसर्ड बैक योर एल्डर्स, तो इसके अंदर से हमने हेल्पिंग वर्ब में से वो हटा दिया, डू हटा दिया, ठीक है। मेन वर्ब क्या बन गई अब हमारी? आंसर। इज इट क्लियर? फिर डू यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स, क्वेश्चन में आ गया। अब डू आ गया तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू हो गई, ठीक है। डेयर आ गया मेन वर्ब और टू आंसर आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। और इसको अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर चेंज करती हूँ तो डू की जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ पे? डेयर, क्योंकि डेयर हमारी क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब। जब किसी भी दो वर्ब अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, दो वर्ब जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और उसके अंदर एज ही कोई डू डज डिड वाली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है और दूसरी वर्ब के अंदर आपके दोनों में से किसी वर्ब के आगे टू नहीं लगा हुआ, दोनों में से किसी भी वर्ब के आगे टू नहीं लगा हुआ, तो मतलब आपकी फर्स्ट वाली वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो सेकंड वाली वर्ब है वो आपकी मेन वर्ब है। इज इट क्लियर? अगर दोनों में से किसी के आगे टू लग रहा है तो वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ठीक है, और टू नहीं लग रहा है तो वो ही मेन वर्ब हो जाएगी। इज इट क्लियर? ऐसी सेम आपका जो नीड वाले में भी था, ऊपर नीड वाले में भी यू नीड नॉट टेक मेडिसिन, तो हमने डू की जगह क्या लगा दिया? नीड लगा दिया। नीड को क्या बना दिया हमने? हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? समझ में आया ये? अब इसका इंटरोगेटिव में बताना सर हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? डू यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स? डू तो हटा देना है ना। अब हम डेयर को इसके अंदर ये बताया गया है कि नीड और डेयर को हम एज अ मेन वर्ब भी यूज करेंगे और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। मेन वर्ब समझ में आगे कैसे करा है? यू डू नॉट डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स, तो डू नॉट डेयर क्या हो गई? इसमें मेन वर्ब आ गई। अगर मुझे बोल दिया जाए कि डेयर मेरी हेल्पिंग वर्ब है और उसके लिए मुझे क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया डू यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स, ये आपको सेंटेंस दे दिया। इसके अंदर आपको बोला है ट्रांसफॉर्म फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग डेयर एज एन हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? एक सेंटेंस फ्रेम करो जिसके अंदर आपको डेयर को क्या बनाना है? एक हेल्पिंग वर्ब। तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? डेयर यू आंसर बैक योर एल्डर्स, तो डेयर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और आंसर हो गई आपकी मेन वर्ब। इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम। हाँ हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो मेन वर्ब अगर हम डेयर बनाते तो सेंटेंस का मीनिंग देखो क्या बन रहा है? डू यू डेयर टू आंसर बैक योर एल्डर्स, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपने बड़ों को जवाब देने की, ठीक है। और अगर मैं हेल्पिंग वर्ब डेयर को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी तो मेरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। हिम्मत मत करना अपने बड़ों को आंसर देने की, उल्टा जवाब देने की, ठीक है। डेयर यू आंसर बैक योर एल्डर्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपका मॉडल्स हो गया क्लियर, खत्म। अब हम एग्जाम वो करते हैं इसकी एक्सरसाइज। My brother dash drive a car at the age of 16. मुझे इसका आंसर बताओ, डैश में कौन सा मॉडल आएगा? लिखो मत, एक्सरसाइज सिर्फ सुनो, फॉर्मुलेट करो माइंड में और आंसर करो। नहीं, अब आपके पास मॉडल सारे बता चुकी हूँ मैं, कुड भी बता चुकी हूँ, वुड भी बता चुकी हूँ और मस्ट भी बता चुकी हूँ, ऑट टू भी बता चुकी हूँ, और कौन से हैं? विल, शेल,
कैन, और कौन से हैं, मस्ट टू, ought to, would have, had plus would have, were plus would, यूज टू, मे, माइट, सब बता चुकी हूँ, सबके मीनिंग बता चुकी हूँ, कौन कौन से कहाँ पर यूज होंगे, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होगी, कोई ऐसा मॉडल बचा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। तो अब मुझे बताओ, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट, कुड, मैंने इसका आंसर खुद ही बता दिया। अब माई ब्रदर डैश ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मतलब क्या है, मेरा भाई जो है वो 16 साल की उम्र में कार ड्राइव करने लग गया था। तो जब वो लगे तो उसके अंदर एबिलिटी तो है, तो एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड। और वो एट द एज ऑफ 16 की बात कर रहे हैं, तो एट द एज ऑफ 16 मतलब जब वो 16 साल का था, पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, कुड, और जब प्रेजेंट की बात होगी तो क्या यूज करेंगे, कैन। इज इट क्लियर? I dash defeat my opponent. I dash defeat my opponent. Can, मैं अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकता हूं। हिंदी बनाओ ना उस वर्ड सेंटेंस की। जब मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं का मतलब क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, और डिफीट आ गया। डिफीट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही तो क्या यूज होगा, कैन। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, फिर कहीं पे आपको टाइम दिखा दे, जैसे एट द एज ऑफ 16, तो वो क्या हो गया, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात में क्या यूज होगा, कुड, अगर उसमें एबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है। He dash consult a doctor at once. He dash consult a doctor at once. Should, उसे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मे पॉसिबिलिटी शो करता है, माइट लेस पॉसिबिलिटी शो करता है। इसलिए मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट डे करवाती हूँ ताकि आप लोग पढ़कर आओ, लेकिन आप लोग तो पढ़कर ही नहीं आ रहे हो। एक्सरसाइज का फायदा है इसे। मैं लिखवाती इसलिए नहीं क्योंकि हमें मैक्सिमम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है क्लास में। मेरे पास जितने क्वेश्चन है मैं सारे वर्बली वो करना चाहती हूँ ताकि आपके माइंड की वो बढ़े, कि आप चीजों को जल्दी प्रोसेस कर पाओ, और आप पढ़कर ही नहीं आ रहे हो। वी मस्ट डैश, वी मस्ट ईट टू सर्वाइव, हमें खाने के लिए सर्वाइव, हमें सर्वाइव करने के लिए खाना जरूरी है, खाना पड़ेगा। ठीक है, तो मस्ट आएगा यहाँ पे कंपल्शन है, जरूरत है, लॉ ऑर्डर है, कि लॉ एक और लॉ भी है ना, कि हर किसी को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, सर्वाइव करने के लिए पानी पीना पड़ेगा। ठीक है। He come here so that he dash study. So that, और क्या बताया था मैंने, so that and then, ये मैंने किसी में बताया था यूज करने के लिए, so that या in order, that, so that और in order, may और might में बताया था मैंने यूज करने के लिए। He come here, वो यहां पर आया ताकि वो पढ़ सके। so that, in order और that, ये तीन वर्ड जो होते हैं जहां पर यूज हो जाएंगे वहां पे may और might में से आएगा। वो डिपेंड करता है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग। he came here, वो यहां पे आया, came सेकेंड फॉर्म आ गई तो might आएगा। स्कूल के बच्चों वाला हाल मत करो, ब्लैंक होके आ जाते हो सुबह। He dash my help. He dashed my help. Used to. नहीं. He needs my help, जरूरत है। He must my help नहीं आएगा, जरूरत मस्ट के लिए भी यूज होता है। मस्ट के लिए जरूरत, मतलब जरूरत के लिए मस्ट भी यूज होता है। सेंटेंस देखोगे तभी समझोगे, तभी तो होगा।
she said that she dash do it tomorrow. उसने कहा कि वो यह काम कल करेगी. उसने कहा है कल करेगी. she said would. सेकेंड फॉर्म आ गई ना. बताओ मुझे लिखवा के कराऊं क्या, या समझ में आ रहा है? बता दो. जिसको नहीं आ रहा बता दो क्लियरली. नहीं आ रहा समझ में तो मैं लिखवा के करा दूंगी सेंटेंस. बताओ. रन फास्ट अदरवाइज यू डैश मिस द ट्रेन. रन फास्ट अदरवाइज यू डैश मिस द ट्रेन. जल्दी भागो वरना तुम ट्रेन मिस कर दोगे. विल. रन फास्ट. रन बोला, रन फास्ट होता तो यू वुड आता. इज इट क्लियर? द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई डैश नॉट लिफ्ट इट. कुड. इसमें एबिलिटी शो कर रहा है कि बॉक्स बहुत ज्यादा हैवी है और मैं उसको नहीं उठा सकता. We dash not to make a noise in the class. Ought. हमारे बेसिक रूल्स है, रेगुलेशंस है कि हमें मॉरल वैल्यूज है कि हमें क्लास में शोर नहीं मचाना है. We ought not to make a noise in the class. There is no cloud, so it dashed rain today. Might. Less possibility है. ठीक है. He works hard so that he dash pass. He works hard so that he dash pass. May, क्योंकि works आ गया, works verb की फर्स्ट फॉर्म आ गई. ठीक है. तो he may पॉसिबिलिटी है, अगर वो मेहनत करेगा तो शायद वो पास हो जाएगा. Make he dash cross the river daily in his childhood. यूज टू. पास्ट के एक्शंस को बता रहा है. ठीक है. समझ में आ रहा है? फोन में कोई वो क्वेश्चंस नहीं है तो क्वेश्चंस में लिखवाए भी नहीं है मैंने. अच्छा. रूल पे फोकस मत करो, फोकस करो भी जो सुन रहे हो उस पे फोकस करो. रूल्स तो पढ़ने के लिए घर पे दिए थे तुम्हें. कल सारे रूल्स इसलिए मैंने कंप्लीट करवा दिए थे एक क्लास के अंदर. We dash not go there tomorrow. हम वहां कल नहीं जाएंगे. Will. फ्यूचर. हम वहां कल नहीं जाएंगे. Children dash obey their parents. Ought to. ठीक है. और इसमें मैंने क्या बताया था, अगर ought to और should दोनों ऑप्शन आ गए तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? ought to को. इज इट क्लियर? I dash concentrate for longer hours when I was younger. Could एबिलिटी बता रहा है. मैं लॉन्गर आर मतलब लंबे समय के लिए कंसंट्रेट कर सकता था जब मैं बच्चा था. तो बचपन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे? कुड. They dash to go to swim every morning. Used to. I dash work hard to secure good marks. इसमें ऑप्शन दे दी थी can, could, I dash work hard to secure good marks. ऑप्शन है can, could, may और have to. have to. हाँ क्या बोला? हैव टू कहाँ यूज होता है? कंपल्शन आ जाए, ऑब्लिगेशन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे आपको अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है. आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आपको पैसा दे रहे हैं और आपको इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं. And now it's your responsibility to work hard to pass in the exam, to secure a position. ठीक है.
Candidates dash answer all the questions. Must, जरूरी है, compulsion है. You dash him in the race because he was ill. Options दे रही हूँ. You dash him in the race because he was ill. Should not allowed, allow. Should not have allowed, should allow, should have allowed. You dash him in the race because he was ill. Should not allow, should not have allowed, should allow, should have allowed. You should have Not you should not have allowed कब यूज होता है? पास्ट में कोई एक्शन फुलफिल्ड ना हो. देखो शुड नॉट हैव अलाउड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, और हमें नॉट इसलिए बोल लगाना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि तुम रेस में पार्ट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि तुम बीमार थे. ठीक है, तुम रेस में पार्ट नहीं ले सकते, तो शुड नॉट हैव अलाउड. शुड हैव अलाउड नहीं आएगा क्योंकि उसने रेस में पार्ट लिया ही नहीं था, क्योंकि वो क्या था, बीमार था. इज इट क्लियर? The servant dash serve his master honestly. Dash serve his master honestly. लिखवाना है. चलो लिखो एक सेंटेंस फिर ये वाला. The servant dash serve his master honestly. 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 ऑप्शंस भी सुन लो. लिख लिया सेंटेंस. द सर्वेंट डैश सर्व हिज मास्टर ऑनेस्टली. ठीक है, ऑप्शन है मे, कैन, शुड हैव. शुड. अगर ऑट टू नहीं है तो शुड. एक मॉरल ऑब्लिगेशंस भी है कि ऑट टू, हमें एक सर्वेंट को हमेशा अपने मास्टर को ऑनेस्टली सर्व करना चाहिए. बट अगर ऑट टू गिवन नहीं है तो शुड. अगर दोनों गिवन है तो ऑट टू प्रायोरिटी दी जाएगी. क्लियर? वी डैश मेक द नेचर we dash make the nature of our planet whole and healthy again. Whole and healthy again. बताओ. ऑप्शंस है ought, can, have and could. ought to नहीं है, ought है. डिफरेंस यहां भी है. ought to नहीं है. should तो है ही नहीं, could है. ought, can, have and could. कैन क्यों होगा? हमने क्या इसमें क्या बोला गया है? वी डैश मेक द नेचर ऑफ आवर प्लैनेट होल एंड हेल्दी अगेन. हम दोबारा से अपने प्लैनेट, अगेन का मतलब क्या होगा? दोबारा. हम दोबारा से अपने प्लैनेट को पूरा और हेल्दी बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. तो कर सकते हैं तो क्या आएगा? कुड. दोबारा कर सकते हैं. एक बार तो ऑलरेडी हमें मिला है ना पूरा एनवायरमेंट कंप्लीट. हमने उसको बाद में क्या करा है? दोबारा खराब, अपने हाथों से खराब करा है, तो हम उसको करना चाहें आज भी ठीक तो कर सकते हैं. ठीक है. यू डैश अल्फाबेट इन लोअर स्टैंडर्ड.
ऑप्शंस आर मस्ट लर्न, कैन लर्न, मस्ट हैव लर्न और हैव टू बी लर्न। मस्ट हैव लर्न, तुम लोअर स्टैंडर्ड्स में अल्फाबेट्स को लर्न कर चुके होंगे, तो मस्ट हैव लर्न, मस्ट हैव मतलब जो आपने अपने पास्ट एजम्पशंस लगा रहे हो ना कि एक बच्चा अल्फाबेट्स अपनी छोटी क्लास में पढ़ चुका होगा, क्योंकि मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस लिए यूज होती है? पास्ट एजम्पशंस को दिखाने के लिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जैसे अब आप लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को बेसिक चीजें पता होंगी, राइट? मेरा अजम्पशन है, ठीक है? अब आप लोगों को पता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता पुराना, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? He dash going there daily in his childhood. He dash going there daily in his childhood. Options are, बोलो options. Used to, was used to और is used to. Was used to. Was क्यों आया? क्योंकि going है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस में है, और ये बचपन की बात हो रही है। यूज टू हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है? जब हम कोई पास्ट का एक्शन बताते हैं तो वहां हम यूज टू यूज करते हैं। डन? डैश यू प्लीज डू मी अ फेवर, डैश यू प्लीज डू मी अ फेवर। Could you, ठीक है? You are requesting someone, ठीक है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड यूज करते हैं, और सिंपल रिक्वेस्ट के लिए हम विल यूज करते हैं। इज इट क्लियर? मॉडल्स क्लियर हो गए यहाँ पर? कोई डाउट? अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एमसीक्यूज बेस्ड में, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल डिटरमिनर्स। इसके अंदर हम आर्टिकल्स के बारे में और डिटरमिनर्स के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने एक आपको चार्ट बनवाया था ट्राइंगल का, याद है? जिसमें काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन में लिखवाया था मैंने। चलो, अब डिटरमिनर मतलब क्या है? कोई चीज को डिटरमाइन करना, पक्का है, कंफर्म है, किसी भी नाउन को कंफर्म करना। जैसे लिटिल मिल्क, मिल्क क्या हो गया? नाउन हो गया, उसको कंफर्म करना कि दूध कितना है? लिटिल है। तो डिटरमिनर इज यूज्ड टू डिटरमाइन समथिंग, यूज्ड टू डिटरमाइन समथिंग। और वो समथिंग किसको डिटरमाइन करेगा? नाउन को, ठीक है? डिटरमाइन का और मतलब क्या हो गया? निश्चित करना या फिर कंफर्म करना, ठीक है? कंफर्म कर दिया, निश्चित कर दिया, ठीक है, नाउन को। अब जैसे लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क, मच मिल्क, क्योंकि मैनी मिल्क तो नहीं आ सकता ना, काउंट को मैनीज में काउंट वो नहीं कर सकते। मिल्क किस में आता है? लीटर्स में आता है। तो हमने क्या कहा था? जो चीज लीटर में है वो अनकाउंटेबल है, हम लीटर को काउंट कर सकते हैं, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मच मिल्क, अ लॉट ऑफ मिल्क, सम मिल्क, माई ब्रदर, योर सिस्टर, ठीक है? तो ये आ गया आपका डिटरमिनर, आ गया, समझ में आ गया? अनकाउंटेबल के अंदर आ गया। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स के, डिटरमिनर जो है किसी भी नाउन की क्वांटिटी या नंबर को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, उसे क्या कहते हैं? डिटरमिनर। मैंने लिखवाई थी पहले भी डेफिनेशन शायद डिटरमिनर की, कि जो वर्ड किसी भी नाउन की क्वांटिटी को और उसके नंबर को डिटरमाइन करता है उसे कहते हैं डिटरमिनर। यूज टू डिटरमाइन समथिंग इन द सेंस समथिंग नंबर में होगा या फिर
काउंटिंग में होगा, वो क्वांटिटी के अंदर होगा। ठीक है, अब डिटरमिनर्स के अंदर आते हैं। अब डिटरमिनर लिखो और उसके आगे चार्ट बना लो इस तरह से, जैसे डिटरमिनर ये लिखा हुआ है, अब एक चार्ट बना लो इस टाइप का, कितने टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट डिटरमिनर है आर्टिकल डिटरमिनर, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हमारे पास पोजेसिव डिटरमिनर। तीसरा है हमारे पास नंबरल डिटरमिनर एंड क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। और क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। चार टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं हमारे पास, आर्टिकल डिटरमिनर, पोजेसिव डिटरमिनर, नंबरल डिटरमिनर्स और क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। ठीक है, आर्टिकल लिख लो पहले, इसको लिख लिया। आर्टिकल डिटरमिनर्स में कौन कौन से आगे हमारे पास, आर्टिकल आपको पता है ए, एन और द। ठीक है, ये वो तो हो गए आपके आर्टिकल डिटरमिनर्स। ठीक है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवनेस दिखाना, ये चीज मेरी है, जो चीज मेरी है, जैसे मेरा पेन, मेरी कार, मेरा घर। जब मैं अपनी चीज दिखाती हूँ कि मैं उसके लिए पॉजिटिव हूं, कि मैं अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा है ना, जो चीज हमारी खुद की है, माई, ओन, हिज, हर, ये हम अपनी चीज के लिए भी पॉजिटिवनेस दिखाते हैं और सामने वाले की चीज के लिए पॉजिटिवनेस दिखाएंगे। हिज, हर, इट्स, देयर, योर। जैसे सपोज आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड की सीट है, आपके फ्रेंड की सीट है, तो आप पॉजिटिवनेस दिखाते हो, जैसे कोई और आगे बैठता है, ये मेरी फ्रेंड की सीट है, ये तुम्हारा पेन है, तुम यूज करो, किसी और को मत दो, उसकी तरफ भी पॉजिटिवनेस दिखाते हो। सपोज करो आपको अपने व्हीकल से बहुत प्यार है, ठीक है, और आपको जब आप किसी से कनेक्ट होते हो, आप किसी से अटैच होते हो, तो आपको सामने वाले की चीजें भी प्यारी लगती है। आपको सामने वाले की चीजें, जैसे उसका व्हीकल है, उसको वो भी चीज आपको प्यारी लगती है कि भाई वो अपना व्हीकल किसी और को नहीं दे सकता, बट वो अच्छे से नहीं चलाता। ठीक है, तो उसकी तरफ भी हमारा पॉजिटिवनेस रहता ही है, और ये उन्हीं के लिए रहता है जिससे हम अटैच होते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे ब्रदर सिस्टर हो, कजन्स हो, वट एवर हु इज। ठीक है, पॉजिटिव डिटरमिनर शो हो गया। अब आते हैं नंबरल्स। नंबरल्स के अंदर क्या आ गया, 1 2 नंबर आ जाएंगे, मैनी, और क्या आएगा, सम, फ्यू, few, of you, no, any। जिनको हम नंबर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो सम नंबर्स में काउंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी जो अनकाउंटेबल नाउन में आ गई, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, क्योंकि नंबरल्स में आ गए जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मच, लिटल, अ लिटल, और क्या था, एनी, सम। ये तो हम दोनों में यूज करते हैं, काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में, दोनों में। और एनी जो था वो 0 पे था, और नो भी 0 पे था। एक बात बताओ, जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जैसे ट्राइंगल पढ़ा चुकी हूँ, जैसे मैं उस ट्राइंगल के बारे में बात करती हूँ, तो आपके माइंड में उसकी इमेज बन रही है ट्राइंगल की, कि जो आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिखा था।
अगर आपकी वो इमेज बन रही है तो आप कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो और आपके माइंड में वो सेट हो गया, नहीं बन रही है तो आपको रिवीजन की जरूरत है। इज इट क्लियर? ये डिटर्मिनर समझ में आ गए? ठीक है। अब आर्टिकल डिटर्मिनर्स के अंदर भी दो टाइप के डिटर्मिनर आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। मैं इसको यहां पे बना रही हूं, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है इसके अंदर और इसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका द आता है। ठीक है, अब मैं इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल एक्सप्लेन कर रही हूं क्या होते हैं। पहले बात आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे। इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर और फॉर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लिख लो, an indefinite article is used before or for a singular countable noun। मतलब indefinite article जो आपके a और n है वो आपके उन nouns के लिए यूज होते हैं जो सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। इज इट क्लियर? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होंगे जो आपका ए और एन है। ठीक है, और ये प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं होंगे इंडेफिनेट का। मतलब बिफोर का मतलब क्या है कि नाउन से पहले यूज होते हैं, जैसे इसमें बोला है कि यूज बिफोर और फॉर नाउन फॉर अ सिंगुलर, या तो नाउन से पहले यूज होंगे ये वाले आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल बिफोर का मतलब क्या है कि नाउन से पहले यूज होंगे और फॉर का मतलब है नाउन के लिए यूज होंगे। समझ में आई या नहीं आया? इंडेफिनेट आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज होते हैं जिसका मतलब है बिफोर। जैसे शी इज अ गर्ल, तो गर्ल क्या है? शी इज अ गर्ल, तो गर्ल क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या यूज होगा? आर्टिकल। आर्टिकल जो काउंटेबल है। गर्ल क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, जितनी गर्ल बैठी है वो सारी काउंटेबल है। ठीक है, और क्या है? सिंगुलर है। क्लियर? अब मैं इसको अ गर्ल भी लिख सकती हूं, अ गर्ल, एन अम्ब्रेला। ये नाउन, अम्ब्रेला क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। इससे पहले आर्टिकल यूज होते हैं और इसके अंदर मैंने एक और टर्म लिखवाई है फॉर, बिफोर। अब फॉर का मतलब क्या है कि फॉर का मतलब है कि नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो आर्टिकल्स है ना इंडेफिनेट आर्टिकल, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? नाउन के लिए। नाउन के लिए आर्टिकल्स हम यूज करते हैं। तो फॉर जहां पे आ जाएगा, फॉर का मतलब क्या है कि नाउन के लिए आर्टिकल यूज करते हैं। बिफोर का मतलब है नाउन से पहले आर्टिकल यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे अ बॉय, अ इज अ आर्टिकल, बॉय इज अ नाउन। अ वेरी ब्रेव बॉय, अ वेरी ब्रेव बॉय के अंदर अ क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि जो उस ब्रेव की भी क्या, ब्रेव क्या एडजेक्टिव है। अ वेरी ब्रेव बॉय, आपके पास एग्जाम्पल है, अ वेरी ब्रेव बॉय। ए क्या है? आर्टिकल। बॉय क्या है? नाउन। बॉय नाउन है। बॉय कैसा है? ब्रेव है। तो बॉय की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे, तो क्या हो जाएगा ये? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को भी, उसकी विशेषता को भी और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? वर्ब, वेरी, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब। हमने यही पढ़ा है, संज्ञा की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? ये चीज समझ में आया? इज इट क्लियर? नाउन की
जो स्पेशलिटी बताएगा वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको और वो देगा, लाइक उसको और भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो उसे कहेंगे एडवर्ब। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? इंडेफिनेट प्रोनाउन, सॉरी नाउन, आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल। अब प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की प्लेसमेंट। अब हमने सेंटेंस के अंदर क्या देखा, चाहे वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, आर्टिकल सबसे पहले आएगा। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल चाहे नाउन हो, ये देखो नाउन, तो नाउन से पहले आया आर्टिकल, चाहे वो एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबसे पहले क्या आएगा? आर्टिकल। इन द सिलेक्शन ऑफ एन इनडेफिनेट आर्टिकल साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हमें पता है ए कहां पर आएगा? जहां पे वॉवल्स नहीं होंगे, ठीक है। और एन कहां पर आता है? जहां पर वॉवल्स होते हैं। और हमारे वॉवल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। तो जहां पर ये वॉवल्स आ जाए, जैसे ही, जैसे डैश इंटेलिजेंट गर्ल, डैश इंटेलिजेंट बॉय, तो एन आएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट किससे शुरू होता है? आई से, और आई क्या है? वॉवल है। जहां पर वॉवल आ जाएगा वहां पर एन आ जाएगा, जहां पे वॉवल नहीं है वहां पर ए आ जाएगा। ये समझ में आ गया? ए और एन कहां यूज होगा? जो नाउन काउंटेबल होगा, और क्या होगा? हाँ, इनफाइनाइट आर्टिकल कहां यूज होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहां यूज होते हैं? सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। नाउन जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। इज इट क्लियर? इफ द वर्ड बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स, तो वो प्रीसीड होगा ए से। अगर वर्ड वॉवल साउंड से आ रहा है तो वो एन से होगा। इज इट क्लियर? अब हमें पता है हमारे लेटर्स क्या, हमारे 26 अल्फाबेट लेटर होते हैं। अल्फाबेटिक लेटर्स कितने होते हैं हमारे पास? 26। ये चीज समझ में आ गई? इनफाइनाइट नाउन, इंडेफिनेट नाउन, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल्स। लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 26। अब 26 लेटर के अंदर कितने साउंड है? 26 लेटर के अंदर 26 साउंड नहीं है। 26 लेटर्स के अंदर 44 साउंड्स हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ मेनी साउंड्स इन 26 लेटर्स? 26 लेटर्स के अंदर कितने साउंड है? 44 साउंड्स है, ठीक है। जिसमें से अब उन साउंड में से कितने साउंड कॉन्सोनेंट्स वाले हैं और कितने साउंड्स वॉवल्स वाले हैं, ये भी हमें पता करना है। क्योंकि साउंड दो तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, वॉवल साउंड होते हैं। ट्वेंटी 24 होते हैं कितने? कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। और 20 होते हैं वॉवल साउंड। डन। कॉन्सोनेंट साउंड टोटल 44 साउंड्स होते हैं, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24 एंड वॉवल साउंड्स होते हैं 20। अब वॉवल्स के अंदर भी कुछ दो टाइप के वॉवल्स होते हैं, एक होता है मोनोफ्थोंग्स और एक होता है डिफ्थोंग्स। पढ़े हैं आप लोगों ने कभी पहले? वॉवल्स के अंदर भी दो तरह के वॉवल्स होते हैं, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। दो तरह के वॉवल्स होते हैं, मोनोफ्थोंग्स। अब ये 20 वॉवल्स जो है वो इन दोनों में डिवाइडेड है। अब मोनोफ्थोंग्स कौन से होते हैं? जो प्योर वॉवल होते हैं। कौन से वॉवल होते हैं? प्योर वॉवल्स, ठीक है। और सिंगल वॉवल साउंड होते हैं, जिसमें एक वॉवल के अंदर एक ही साउंड आता है, और वो कितने, जैसे आ ई उ, तो एक ही वॉवल के अंदर एक ही साउंड आ रहा है। अ में अ का साउंड आ रहा है, आ में आ का साउंड आ रहा है, ई में ई का साउंड आ रहा है, मतलब स्वर एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा नहीं है, हम क्या कहते हैं हिंदी में हम पढ़ते हैं कि स्वर और व्यंजन, वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं। सपोज वर्णमाला के अंदर 20 साउंड है, तो उसके अंदर एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर को बोलते हैं मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स को बोलते हैं व्यंजन। इज इट क्लियर? हिंदी में, उसको इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है।
ये इंग्लिश में नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखी है सारी चीजें, ठीक है। ये सिंगल वॉवल साउंड होते हैं, और ये कितने होते हैं, मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं, 12। कितने मोनोफ्थोंग्स होते हैं, 12। एक तरह से इसको हिंदी में लिख लो स्वर, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ध्यान आ जाएगा। और एग्जाम्पल में लिख लो अपनी स्वर की वर्णमाला लिखनी है तो, या स्वर से समझ में आ जाएगा तो वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स होते हैं ग्लाइड वॉवल्स होते हैं। ग्लाइड वॉवल्स, और इसके अंदर डबल वॉवल्स का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, डबल वॉवल्स का। इसको कहते हैं व्यंजन। और ये कितने होते हैं, 8। 12 और 8 20 ही तो होते हैं। डबल वॉवल का साउंड क्यों बोला, जैसे हमने पढ़ा है हिंदी के अंदर, किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे क है, क के अंदर अ को मिलाएंगे तभी वो पूरा साउंड बनेगा, तो इसके अंदर इसलिए डबल वॉवल का बोला गया है। एक मोनोफ्थोंग्स का यूज किया जाएगा और डिफ्थोंग का यूज किया जाएगा, तो ये डिफ्थोंग बनता है डबल वॉवल से। ग्लाइड वॉवल्स मतलब 2 या 3 वॉवल्स को इकट्ठा करके बनाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। इज इट क्लियर? और एक चीज और, इस इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर एक चीज और है कि बिना नाउन के आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान रखना ये चीज। नाउन होना ही चाहिए, भले बीच में एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, बट नाउन होना चाहिए एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था, यहां हमने पढ़ा था आर्टिकल के बाद भले ही एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, बट नाउन तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है नाउन का होना। बिना नाउन के आर्टिकल नहीं यूज होगा, क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल यूज होगा। क्योंकि जो आर्टिकल लगाया हमने ए, तो वो बॉय के अकॉर्डिंग ही लगाया है। बॉय क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। ब्रेव काउंटेबल नहीं है, हु इज ब्रेव, कौन है, तो नाउन होना जरूरी है। इज इट क्लियर? अब वॉवल्स ये मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आप लोगों को पहले से ही आता है, ठीक है। वॉवल साउंडिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स, आपको पता है कॉन्सोनेंट्स ऐसे वॉवल साउंडिंग वर्ड्स भी है जो कॉन्सोनेंट से बिगिन होते हैं। मतलब ऑनेस्ट, अगर मैं बोल दूं ऑनेस्ट एच से शुरू होता है, बट उसके लिए हम एन ऑनेस्ट पर्सन लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया? कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है बट वो वॉवल साउंड करता है ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है तो एन ऑनेस्ट लगाते हैं। ऐसे आर है, ऑनर है, ऑनररी सर्विस है, एक्स रे है, ठीक है। एक्सरे मशीन हो गया, एमएससी, ए की साउंड, ए का साउंड आ रहा है, एम ए, एम पी, एस एच ओ, एफ आई आर, एनसीसी, आर्ली रिपोर्ट। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, एन। ये डिपेंड, ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर किसका साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो होते हैं बट किसका साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है। इज इट क्लियर? ए का साउंड आ गया, जहां बोलते हो वहां पे एन लगाना है आपको वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए, ठीक है। अब कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो किससे शुरू होते हैं, वॉवल से शुरू होते हैं, बट वो होते क्या है, कॉन्सोनेंट्स। जैसे अगर मैं बात करूं यूरोपियन, यूरोपियन के अंदर ई साइलेंट होता है, ई क्या है, वॉवल है, बट उसके अंदर हम अ लगाते हैं ना अ। यूरोपियन की स्पेलिंग क्या है आपकी, यूरोपियन की स्पेलिंग है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, वॉवल है, बट हमको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, यूरोपियन, यू से शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ये कॉन्सोनेंट्स हो गए, ये क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। यूनिवर्सिटी, ठीक है, य जिसमें य आ रहा है, और कॉन्सोनेंट्स किसको क्या होते हैं, अ, ई, ए, ओ, यू आता है, यू। जो ए ई आई ओ यू का जो साउंड है वो कैसा आता है, अ या फिर ए आता है, ठीक है। ई का, ई या फिर ई आता है इसमें, आई का,
ये साउंड आता है ओ का, ये साउंड आता है यू का, ये साउंड आता है, यही साउंड आता है। ठीक है, अगर अब मैं यूरोपियन की बात करूं, यूरोपियन, तो इसमें जो ई का साउंड आ रहा है, ई और यू का जो साउंड आ रहा है, ई का साउंड क्या होता है ए, तो ए का साउंड तो नहीं आ रहा है इसको पढ़ते हुए। यूरोपियन यू य, तो इसका य का साउंड आ रहा है यूरोपियन र, और ओ का जो साउंड आ रहा है ना वो ओ आ रहा है यूरो, यू रो, ई और य को मिलाया तो यू, ठीक है, य वाला साउंड आ गया, और रो यूरोपियन। इज इट क्लियर? इसको ऐसे करना है, समझ में आ गया? यहां पे इसको बिना देखे मत लगा देना एन, साउंड देखना। यूनिवर्सिटी, तो यू किसका साउंड आ रहा है य का, यूनिक य का साउंड आ रहा है, यूजलेस, तो ये जो यू का मतलब इसमें क्या है यू य, ठीक है, यूजलेस में य, वन व, ओ में वन में किसका साउंड आ रहा है, वन में किसका साउंड आ रहा है व का, और ओ का साउंड वैसे होता कौन सा है ये वाला, तो इसको ऑन नहीं बोलते हम लोग, है ना, तो ये इसमें क्या आएगा ए। ठीक है, ये चीज समझ में आई? वन आई मैन, वन में वो, क्लियर? तो जो आपको ए और एन का यूज करना है, भले वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, भले वो वॉवल से स्टार्ट हो, आपको साउंड देखकर यूज करना है। इज इट क्लियर? इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं, अब कुछ क्वांटिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, is used in a few expressions showing number and quantity. Indefinite article is also used to show number and quantity. जैसे हमने देखा था दो तरह के डिटरमिनर्स, आर्टिकल डिटरमिनर है, क्वांटिटी डिटरमिनर क्या होते हैं, नंबर और क्वांटिटी दोनों को शो करता है। तो कुछ आर्टिकल डिटरमिनर्स भी ऐसे हैं जो नंबर और क्वांटिटी दोनों को क्या करता है, शो करता है। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अ नंबर ऑफ पीपल, a large number of gathering, a large number of people, a great number of people, an amount of money, many a boy, ठीक है, many an advertisement, a large number of, a large quantity of milk। तो ये क्वांटिटी और नंबर दोनों शो कर रहा है। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं एक्सेप्शनल यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये समझ में आ गया, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आपको क्वांटिटी और नंबर दोनों के अंदर ही यूज होता है। अब आते हैं एक्सेप्शन टू द यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब कौन कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल, कौन कौन से एक्सेप्शन यूज है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का? आई हैव अ पेन, पेन क्या है, ना ही तो मेरा वो क्वांटिटी है ना ही मेरा नंबर है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या है, अ का क्या हो रहा है, एक्सेप्शनल यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? जो नंबर ने, जैसे मुझे मैं कफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, गुड नॉलेज है, ड्रिंक करना है, पानी मतलब ब्रेक लेना है, मेरे को एवरेज बच्चा है, इंसल्ट करना है किसी को, शेम करना है, ठीक है, या इट्स अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस टू नॉट सिक्योरिंग गुड मार्क्स, ठीक है, ये हम सबके लिए शेम वाली बात है कि हम सारे अच्छे नंबर सिक्योर नहीं कर पाए। तो जो चीजें क्वांटिटी और नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, वहां पे भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाते हैं। जैसे यू हैव अ कफ, यू हैव अ गुड एजुकेशन, शी वॉन्ट्स टू हैव अ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट क्वांटिटी में और नंबर्स में नहीं किया जाता, गुड एजुकेशन क्वांटिटी और नंबर्स में नहीं ली जाती। शी वेंट फॉर अ स्विम, ही वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ। समझ में आया? ये एक्सेप्शनल यूज है इंडेफिनिट आर्टिकल्स के। क्लियर और नॉट? ठीक है, और देखो इन सब के अंदर क्या है, इन सब के अंदर ए क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है, सारे कॉन्सोनेंट्स। कफ, कफ में सी साइलेंट रहता है, लेकिन सी साइलेंट नहीं रहता, क का साउंड आता है, तो वो कॉन्सोनेंट में आएगा। इज इट क्लियर? अब ऑन एन एवरेज, एवरेज है, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है, ऑन एन एवरेज क्लास सिक्योर गुड मार्क्स,
ठीक है, एक एवरेज में देखा जाए तो क्लास से अच्छे नंबर सिक्योर करे, तो एवरेज आगे तो क्या है वो उसमें एन। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स कंप्लीट। यहां पर अब आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स पे। डेफिनेट आर्टिकल जो वहां यूज होते हैं जब हम किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक होते हैं। टू बी स्पेसिफिक मतलब इंपॉर्टेंस बताने वाले कि हम उस चीज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं या मैं उस चीज को लेके स्पेसिफिक हूं। स्पेसिफिक कैसे हूं? जैसे मुझे मार्केट जाके ये सामान खरीदना है तो मैं उसी चीज के लिए स्पेसिफिक हूं। ठीक है, मुझे मार्केट जाके कपड़े खरीदने हैं, मुझे मार्केट जाके शर्ट खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है, तो मैं उस चीज के लिए स्पेसिफिक हूं। जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट, अब मैंने बोला आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट, अब मुझे मैं शर्ट तो खरीदना ये तो स्पेसिफिक ये तो है, ठीक है, बट अब मुझे शर्ट कैसी खरीदनी है, मैं उस शर्ट की इंपॉर्टेंस के ऊपर ध्यान दूंगी ना कि मुझे शर्ट कैसी खरीदनी है, स्लीवलेस खरीदनी है, शॉर्ट स्लीव्स खरीदनी है, फुल स्लीव्स खरीदनी है, कैसी खरीदनी है। ठीक है, अब ये हो गया अ शर्ट कि मेरे को शर्ट खरीदनी है। अब मैं इसको अगर स्पेसिफिक बताऊं, आई वॉन्ट टू बाय द शॉर्ट स्लीव्स शर्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ फुल स्लीव शर्ट्स, I want to buy the shirt with a short sleeve. ठीक है, I want to buy a shirt with a full sleeve. Is it clear? मुझे कोई एक सामान खरीदना है बट मुझे उस सामान के अंदर क्या चीज खरीदनी है, स्पेशली मुझे वो सामान कैसा खरीदना है। जो एक प्रोडक्ट के 10 वो आते हैं, 10 वैरायटी आती है। जैसे सपोज आपके पास एक फोन है, आप कोई भी फोन लेने के लिए गए हो, सैमसंग लेने गए हो, सपोज सैमसंग लेने गए, तो आप अपने माइंड सेट करके गए हो कि आपको सैमसंग की कौन सी सीरीज चाहिए, एम सीरीज चाहिए, ए सीरीज चाहिए, एस सीरीज चाहिए। यू वॉन्ट टू बाय अ सैमसंग फोन, आ गया, यू वॉन्ट टू बाय अ सैमसंग फोन विद एस सीरीज, यू वॉन्ट टू बाय द सैमसंग द एस सीरीज सैमसंग फोन। तो मैं उस पर्टिकुलर चीज के वैरायटी के लिए भी स्पेसिफिक हूं कि मुझे एस सीरीज ही चाहिए या मुझे ए सीरीज ही चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? अब कहां कहां पर यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल्स? जैसे जब हम कोई चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं वैरायटी के साथ इन द सेकंड मेंशन, जैसे मैंने फर्स्ट में मेंशन कर दिया आई वांट टू बाय अ शर्ट, मेरा फर्स्ट मेंशन है। मैंने सेकंड लाइन में मैंने ये मेंशन करा आई वांट टू बाय अ स्लीवलेस शर्ट, आई वांट टू बाय द स्लीवलेस शर्ट। तो जहां पे सेकंडली मेंशन कर दिया मैंने, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो वहां पे हम आर्टिकल उसका द का यूज करेंगे। कोई किसी चीज ने किसी बंदे ने इन्वेंशन करा है, जैसे साइंस का जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो रमन इफेक्ट दिया था साइंस के अंदर, वो किसे दिया था? डॉक्टर सीवी रमन ने दिया था। ठीक है, तो मैं उनके बारे में, उन्होंने इन्वेंशन, तो मैं उनके लिए कोई बात करूंगी तो द लगा के बात करूंगी। ठीक है, साइंस डे कब मनाया जाता है वैसे? जो सीवी रमन ने दिया था, सीवी रमन जो रमन इफेक्ट दिया था, वो कब मनाया जाता है? कब आता है उनका बर्थडे? 28 फेब। और उन्होंने सीवी रमन इफेक्ट को कब इन्वेंट करा था? 1928 में। 1928 में 28 फेब, और उनको 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज में मिला था, 1930 में। ठीक है, जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हैं, किसी न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं, द हिंदू टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके आगे द लगाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर, अगर आई वांट टू रीड अ न्यूज़पेपर, आई वांट टू रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मैंने नाम स्पेसिफाई नहीं करा, आई वांट टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, मैं उस न्यूज़पेपर का नाम क्या कर रही हूं? स्पेसिफाई कर रही हूं, तो मैं वहां द यूज करूंगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई वांट टू क्या करना चाहिए मुझे? आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार, आई वॉन्ट टू सिंग विद द गिटार, गिटार के साथ मुझे गाना गाना है। टू रिप्रेजेंट द होल स्पेशीज, पूरी स्पेशीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं द का यूज करूंगी। कोई ओरिजिनल नंबर के लिए, किसी की फिजिकल पोजीशन कैसी है, समझ में आ रहा है? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। डायरेक्शंस के लिए, गौरव को पता था सीवी रमन का बर्थडे 28 फेब, सीवी रमन इफेक्ट, जो रमन इफेक्ट था वो किस दिन?
मतलब कौन से ईयर के अंदर इन्वेंट किया गया था सीवी रमन के थ्रू। जब हम किसी एपिक रिलीजियस बुक की बात करते हैं, द रामायणा, द महाभारता बुक की बात करते हैं, द कुरान, ठीक है। कम्युनिटी वर्ड्स के बारे में बात करते हैं हम, किसी फाउंडेशन की, किसी कमेटी के बारे में बात करते हैं, द स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी बनाई थी, तो इनके बारे में बात करते हैं। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, हेवनली बॉडीज मतलब जो देवता वगैरह है एक तरह से, जो आगे स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए हम बात करते हैं, तो उनके लिए हम द का यूज करते हैं। हाँ, उसको भी कहते हैं और हेवनली बॉडीज उसको भी कहते हैं, दोनों तरफ से कहते हैं। क्योंकि कई कई सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस आपको बताया भी था, शी लेफ्ट फॉर द हेवनली अब्रॉड, हाँ इस तरह को सेंटेंस मैंने आपको बताया था। आर्म्ड फोर्स के लिए कहते हैं द वेपन्स, ठीक है, जैसे वो कैलवरी, द कैलवरीज, जो पैदल चलने वाले तो घुड़सवार को अलग कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो लॉज बनाती हैं वो एजेंसीज को, ठीक है। नेम ऑफ द कंट्रीज का नाम लेते हैं तो हम द का यूज करते हैं, ठीक है। कोई बड़े आदमी का नाम लेते हैं जो ग्रेट पर्सनालिटी है, पॉपुलर पर्सनालिटी है, कोई रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक डे पे द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। हम सुपरलेटिव डिग्री का जब हम यूज करते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, जब हम दो चीजों में से, दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, बेस्टेस्ट, और क्या था, बेस्टेस्ट, हाँ बताओ, हाँ गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड और बेटर दो चीज में कंपेयर हो रहा है, गुड अच्छा है, बेटर अच्छा है, ठीक है, और बेस्ट हो गया, दोनों में से कंपेयर करके थर्ड का निचोड़ निकालना, मतलब दो में कंपेयर करके दो से बाहर निकालना, जैसे होते हैं गेम्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में होता है, दो टीम के बीच में मैच हुआ, दो टीम में से सबसे बेस्ट टीम जो उनसे वो बाहर आएगी, फिर वो थर्ड टीम के साथ खेलेगी, तो इस तरह से। कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है किसी का एम्पायर के बारे में बता रहे, डिनास्टी के बारे में बताते हैं, द गुप्ता एम्पायर, द चंद्रगुप्त एम्पायर, ठीक है। रेंज ऑफ माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, हिमालयस, द हिमालय, ठीक है, द कंचनजुंगा रेंज। डेजर्ट के बारे में द थार डेजर्ट। रीजन्स के बारे में, आइलैंड के बारे में, रिवर्स, कैनाल, सीज, ओशियन। किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करते हैं, मॉन्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। नेशनैलिटी, वर्ड्स के बारे में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट यूज करते हैं हम लोग, द राज्यसभा, द लोकसभा, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। टाइटल, किसी को टाइटल दे रहे हैं, किसी को कोई पोस्ट दे रहे हैं, किसी को कोई डेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसके हम आगे द लगाते हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होते हैं उसके आगे हम आगे द लगाते हैं। पार्लियामेंट्री फोर्सेस के आगे, नैरो फोर्सेस के आगे, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज के प्लूरल नेम्स के आगे हम क्या लगाते हैं, कंट्रीज के आगे में हम द लगाते हैं, क्योंकि हम ए और एन क्या है, कंट्री एक नाउन है, बट जब वो प्लूरल हो जाएगी तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, द। सिंगुलर में और काउंटेबल में तो हम लगा सकते हैं, बट अगर वो प्लूरल है और काउंटेबल है तो हम वहां पे द लगाएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के आगे भी हम पहले द लगाते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट किसी के अंदर नाउन नहीं दे रखा और एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव के आगे भी क्या लगता है, द। कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी द लगता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी द लिखता है, बॉडी पार्ट्स के आगे भी द लगता है, ठीक है। और द जो है वो नाउन से पहले भी लगता है, नाउन के बाद पर ऑफ होना चाहिए, फिर नाउन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार, एक चीज और देख लो इसके अंदर। अब देखो एक सेंटेंस है, शी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। द, क्योंकि मोस्ट ये क्या है, एडवर्ब है, किसका, स्टूडेंट एक नाउन है, स्टूडेंट की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट को और स्पेसिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। बट जो मोस्ट है वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और हमने क्या पढ़ा था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाना है, द, ठीक है। और अगर मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, द, स्टूडेंट एक नाउन है बट वो क्या है, प्लूरल में है,
तो उसके आगे भी क्या लगाएंगे हम लोग, द, ठीक है। द मोर वी हैव द मोर वी डिजायर, इसके अंदर बताओ क्या है, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, और मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। द मोर वी हैव तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए ये, जितना ज्यादा हमारे पास होगा, द मोर वी डिजायर मतलब हमारे पास जितना है अभी हम उससे ज्यादा हमेशा डिजायर करते हैं, हमारी नीड्स उससे ज्यादा ही रहती है। क्या सपोज करो आज हम अपने घर में बैठे हैं, हमारी डिजायर क्या है कि इसके बाद जो घर लेना वो इससे बड़ा लेंगे, थोड़ा इंटीरियर अच्छा होगा, उसका स्पेस ज्यादा होगा, तो जितनी जो चीज हमें मिली है उसके बाद में हमारी डिजायर जितना ज्यादा हमें मिलता जाएगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी डिजायर्स बढ़ती जाएंगी। तो इसके अंदर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ गया, इसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, बाद में आया, बट जो सब प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आया वो सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसे कंप्लीट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। द मोर यू बीट हिम विल स्टिक, ही विल शाउट द मोर, इस सेंटेंस को ठीक करो, ही विल शाउट द मोर की जगह क्या आना चाहिए, the more you beat him with stick he will shout the more. The more is a superlative degree, more is a superlative degree, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री कहाँ आएगी, मतलब जो नाउन जो आर्टिकल आता है वो कहाँ आता है, किसी सेंटेंस के पहले आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है ना, या कंपैरेटिव डिग्री से पहले आता है। तब द मोर क्या है, मोर क्या आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और मुझे जब देखो द मोर यू बीट विद हिम विद स्टिक, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब नया सेंटेंस शुरू होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आर्टिकल क्या आएगा, पहले आएगा, तो इसके अंदर आर्टिकल क्या दे रखा है, बाद में दे रखा है ना, ही विल शाउट द मोर, तो इसको चेंज करके कैसे करेंगे, द मोर यू विल बीट हिम द मोर ही विल शाउट। समझ में आया या नहीं आया, कि जो आर्टिकल रहेगा वो आपका कहाँ रहेगा, पहले रहेगा। द मोर यू विल बीट हिम विद स्टिक, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें देखो द मोर, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और द उसका नाउन है, तो नाउन आगे आ गया। नेक्स्ट वाले के अंदर देखेंगे तो ही विल शाउट द मोर, तो ही विल शाउट द मोर के अंदर क्या गलत आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल जो है बाद में यूज किया हुआ है, ठीक है। नाउन तो पहले आ गया, शाउट, शाउट इज अ नाउन, नाउन तो पहले आ गया, बट आर्टिकल कब आया, उसके बाद में आया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी, ही क्या है, नाउन, शाउट इज नॉट एन आर्टिकल, शाउट इज अ वर्ब, ही क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद आर्टिकल नहीं आता, नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। तो ही द मोर ही विल शाउट बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि द नाउन, अगर नाउन से पहले हम द लगाते हैं, कोई भी नाउन है वो स्पेसिफिक है, तो उससे पहले हम द लगाएंगे जो मैंडेटरी है राइट, और उसके बाद ऑफ आ जाए नाउन के बाद, फिर नाउन लिखना है, तो उस नाउन के बाद, उस नाउन से पहले आपको द लगाना, वो आपका मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी जरूरत है। अगर देखो, अगर मैं दो जनों की बात करती हूं, जैसे जैसे कोई भी फेमस पर्सन, महात्मा गांधी एंड द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अगर मैं ये लेती हूँ द महात्मा गांधी एंड द जवाहरलाल नेहरू, तो द महात्मा गांधी एक फेमस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और द जवाहरलाल नेहरू जो एक फेमस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोनों की जगह एक ही नाम यूज करूं, एक सेंटेंस है द महात्मा गांधी एंड द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो मैंने इनके लिए अलग द यूज करा है और इनके लिए अलग द यूज करा है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि दो अलग फेमस पर्सनालिटी है। अगर मैं दोनों के अंदर एक यही द यूज करूं, तो इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही पर्सनालिटी है, जो गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपसे सेंटेंस क्या बोल दिया जाएगा, द महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू इज अ फेमस पर्सनालिटी एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, ठीक है, द महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें बताओ फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस, तो एरर क्या आएगा कि जवाहरलाल नेहरू से पहले भी क्या आना चाहिए, द, जिससे दोनों पर्सनालिटी क्या हो जाएंगी, अलग अलग, ठीक है। तो जो पहले वाला द है वो तो मैंडेटरी कंपल्सरी है,
दूसरे वाला द तब मैंडेटरी होगा जब हम दूसरी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे होंगे, और अगर हम किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे दूसरे वाला द हमें लगाना कंपलसरी नहीं है, वो जरूरत है। जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया अगर मैं एग्जांपल लेती हूं, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने यहां पे लगा दिया द, तो मतलब कैपिटल किसकी किसकी कैपिटल की बात कर रही हूं मैं, इंडिया की बात कर रही हूं, तो मैं यहां पे द नहीं लगाने की मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिया क्या एक प्रॉपर नाउन है हमारा, तो उसके वहां पे आर्टिकल की जरूरत वहां पे हमें नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, द पीपल ऑफ वर्ल्ड, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है? द आएगा। द पीपल एक अलग है और द वर्ल्ड किसके, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर नेसेसरी है। वर्ल्ड क्या है, प्रॉपर नाउन है जिसके आगे द मैंडेटरी है, वर्ल्ड को एक अलग चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ क्यों ऑफ द इंडिया, क्यों कैपिटल, हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप पूछते कैपिटल ऑफ इंडिया और किसकी, मैं अगर सिप्रस की बात करूं या कोई और कंट्री की बात करूं, अमेरिका की बात करूं या कुछ भी किसी और भी कंट्री की बात करूं, तो मैं उसके आगे द लगाऊंगी। द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द यूएसए, ठीक है। ये चीज समझ में आई? द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, am happy with my life, तो इसके आगे क्या लगेगा, एम के आगे आई, ठीक है। अगर मैं इसके आई द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैप्पी विद माई लाइफ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूं और मैं अपनी लाइफ से खुश हूं, ठीक है। तो मैं एम के आगे आई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ही बात हो रही है और मैं अपने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? देखो अब मैं अपोजिशन का मतलब क्या होता है, ओपोजिशन, ओ से, ओ डबल पी ओ एस आई टी आई ओ एन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट में। जैसे बीजेपी के अपोजिशन में कौन खड़ा है, कांग्रेस, ठीक है। और अपोजिशन ए डबल पी ओ एस आई ओ एन, ए डबल पी ओ एस आई टी आई ओ एन, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है इन फेवर में, इन फेवर में, ठीक है। मतलब दोनों स्टेटमेंट, अगर हम दो स्टेटमेंट के अंदर हम एक द कब यूज करेंगे, जब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के फेवर में होगी, अपोजिशन में होगी, और जब हम अलग अलग द कब यूज करेंगे, जब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में होगी। जैसे मैंने अभी बोला, आई द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एम हैप्पी विद माई लाइफ, तो जो पहली वाली स्टेटमेंट है आई द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या है, अपोजिशन में है दूसरे वाले सेंटेंस के, अपोजिट मतलब फेवर में है, तो मैंने इसलिए दोबारा वहां पे आर्टिकल यूज नहीं करा। अब इसके बाद आ जाओ, एक और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, जीरो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल कोई यूज नहीं होता। कौन सी जगह है जहां पे आर्टिकल का हम यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं? फटाफट हेडिंग डालो, जीरो आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, जहां पे कहां का यूज नहीं होता, फटाफट लिखते जाना। आर्टिकल जो होता है गेम्स के नाम के आगे यूज नहीं होता, चाहे वो ए हो, एन हो और दा हो, कुछ भी हो। गेम्स के नाम के आगे, लैंग्वेजेस के आगे, सब्जेक्ट के आगे, सीजन के आगे, गेम्स, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, सीजन, फेस्टिवल, डेज, मंथ्स, मील ऑफ द डे, गेम्स, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, सीजन, फेस्टिवल, डेज, मंथ्स, मील ऑफ द डे, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
जैसे हमने पढ़ा था ना द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के आगे हमने आर्टिकल यूज नहीं करा। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसके आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या यूज नहीं करा, आर्टिकल यूज नहीं करा। प्रॉपर नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारी फ्रस्ट्रेशन हो गया, हम हैप्पी है, हम एंगर में है, उसके आगे हम यूज नहीं करेंगे। मटीरियल नाउन के आगे यूज नहीं करेंगे। जेनेटिव केयर के आगे, डिसीज के आगे, मदर, फादर, सिस्टर, स्पेस, गॉड, हेल, ब्रदर, पार्लियामेंट, हेवन, इनके आगे हम यूज नहीं करेंगे आर्टिकल। पार्लियामेंट के आगे तो होगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द होता है ना, पार्लियामेंट हटा दो, हेवन के बाद कुछ नहीं है। रिपीट करूं, गेम्स, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, सीजन, फेस्टिवल, डेज, मंथ्स, मील ऑफ द डे, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, जेनेटिव केयर, डिसीजेस, मदर, फादर, सिस्टर, स्पेस, गॉड, हेल, ब्रदर, हेवन। डन। यहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब भी आर्टिकल में मिस्टेक करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। सारे कीवर्ड्स लिखवा दिए जहां पे हमें यूज करने हैं और जहां पे हमें यूज नहीं करने हैं। क्लियर, समझ में आया? आर्टिकल हमारे इसके साथ खत्म हो गया।